हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है फसल उत्पादन। एग्रीकल्चर के सिलेबस में पिछले क्लास तक हमने फसल का वर्गीकरण के ऊपर बात किया था। अब फसल के वर्गीकरण के बाद जब हम फसल उत्पादन की बात करते हैं तो फसल उत्पादन के लेक्चर पे पहला जो टॉपिक है, पहला जिस फसल के बारे में हम बात करते हैं, तो सर्वप्रथम जैसे कृषि वर्ष जब चालू होता है, कृषि वर्ष कब से कब तक चालू होता है? कृषि वर्ष जो रहता है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून का जो समय रहता है फसल वर्ष होता है। अर्थात शुरुआत कब से हो रहा है? जुलाई से। तो जुलाई से जो शुरू होने वाला फसल लेने का जो क्रम होता है उस फसल को हम खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। जुलाई अगस्त में जब बुआई की जाती है और उसका नवंबर दिसंबर में जब कटाई की जाती है, तो ये जो शेड्यूल है, ये जो इतना जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड हमारा खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे जब मौसम चक्र की हम बात करेंगे कृषि के अनुसार, तो खरीफ का फसल सर्वप्रथम आता है, दूसरे नंबर पे रबी का क्रम है और तीसरे नंबर पर जायद का है। तो जायद फसल हम कह सकते हैं या फिर हम उसे ऑटम फसल या औस के नाम से जानते हैं। तो फसल उत्पादन जो है वो क्रमवार देखा जाए तो 3 तरीके से होता है। भारत में जो फसल वर्गीकरण है, भारत में फसल वर्गीकरण को 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो फसल होता है वो उसे औस के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो फसल होता है उसके अमन के नाम से जाना जाता है, AMAN। और तीसरा जो फसल होता है हम उसे किस नाम से जानते हैं? बोरो के नाम से जानते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग इसको 3 भाग में बांटा गया है। औस को ही ऑटम्न सीजन के नाम से कहते हैं। अमन जो रहता है, अमन ये खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है। और बोरो जो है ये हमारा समर फसल के नाम से जाना जाता है, गर्मी का जो फसल होता है। औस शब्द का तात्पर्य क्या होता है कि ये ऐसे फसल होते हैं जिस फसल की बुआई जो है ये बुआई प्री मानसून होता है। प्री मानसून के समय में इसकी बुआई होती है, अर्थात मानसून लगने के ठीक पहले इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई मानसून के बीच में होती है। बुआई प्री मानसून पे हुआ और कटाई जो है ये कटाई कब हो रहा है? हमारा अगस्त सितंबर के आसपास में इसकी जब कटाई होती है, तो ऐसे फसल को हम औस के नाम से जानते हैं या ऑटम्नल फसल कहते हैं। ये पहला चीज था। दूसरा जो है अमन या खरीफ, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? विंटर कहते हैं। ये अमन जो फसल है, अमन शब्द की उत्पत्ति अरब से हुई है, अरबी शब्द से। और अरबी शब्द का तात्पर्य, इस शब्द का तात्पर्य होता है सुरक्षा। तो ये भारत में स्थायित्व प्रदर्शित करने वाला शब्द है अमन, अर्थात सुरक्षा। और खरीफ की जो फसल होती है वो कृषि में सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात रबी में फसल हो या ना हो, खरीफ में फसल लेना अनिवार्य रहता है। अर्थात यदि साल भर में खरीफ में बस फसल हो जाए और रबी में फसल ना हो तो भी देश में खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी। इसीलिए इसे अमन के नाम से जाना जाता है। अमन अरबी शब्द है और इस अरबी शब्द का तात्पर्य क्या होता है? हम लोगों का सुरक्षा होता है। ये इसे खरीफ के नाम से भी जाना जाता है या इसको विंटर फसल भी हम कहते हैं, विंटर के नाम से भी जाना जाता है, विंटर क्रॉप। इसमें क्या होता है? इसकी जो बुआई है, इसकी बुआई होती है जून जुलाई में इसकी बुआई हो रही है, लेकिन इस फसल की जो कटाई होती है ये कटाई हमारा दिसंबर और जनवरी तक चला जाता है। तो ये इस प्रकार का चीज है अमन फसल के नाम से। तीसरे जो कैटेगरी है फसल का वो है बोरो। तो बोरो क्राइटेरिया क्या रहता है? बोरो जो है वो समर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या समर कह सकते हैं या इसे हम रबी फसल के नाम से भी जान सकते हैं। हो सकता है अपने को इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, रबी फसल को और किस नाम से जाना जाता है? तो बोरो के नाम से जाना जाता है। खरीफ फसल को किस नाम से जाना जाता है? तो अमन के नाम से जाना जाता है। और गर्मी के समय में जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? औस के नाम से जाना जाता है, AUS। बोरो शब्द का मतलब क्या रहता है? जलमग्नीय जगह, अर्थात ऐसे फसल जो जल में डूबे हुए रहते हैं और जलमग्नी जगह पर इसका क्या किया जाता है? फसल उत्पादन किया जाता है। तो इसके ये जो फसल जो होते हैं बोरो, ये बोरो फसल में क्या रहता है? इसकी जो बुआई होती है, इस फसल की बुआई, ये सामान्यतः इसकी बुआई होती है जनवरी फरवरी में और इस फसल की कटाई होती है अप्रैल मई में। अप्रैल और मई इन महीने में इनकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है। तो इस प्रकार से फसल उत्पादन का यदि देखा जाए तो ऋतु के अनुसार
जब जैसे हम रबी और खरीफ और जायद की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही चीज़ किया गया है, मगर उसे 3 अलग शब्दावली में बांट दिया गया है। ये कृषि भाषा की शब्दावली है औस, अमन और बोरो के नाम से। अमन अर्थात खरीफ फसल होता है, बोरो अर्थात रबी फसल होता है। तो हो सकता है अपने को यदि मान लो कभी प्रश्न में ऐसा पूछ दिया जाए तो हम उस चीज़ को बता सकें। अब इनमें सर्वप्रथम जो चीज़ है, जब कृषि का सीजन चालू होता है वो कब से कब तक स्टार्ट होता है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक कृषि वर्ष होता है, यदि राजस्व की भाषा की बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून तक जो कृषि वर्ष है, 1 जुलाई से शुरू होने वाला जो फसल होता है या जून जुलाई में जिसकी बुआई की जाती है उसे क्या कहा जाता है? खरीफ। तो हम सर्वप्रथम खरीफ फसल की बात करते हैं। खरीफ फसल में जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है धान, अर्थात धान या चावल या राइस हम कह सकते हैं। तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, अभी पहले पढ़ाई करते हैं। 1 बाय 1 हमें सभी प्रकार के जो फसल हैं उन सभी फसल को हमें ध्यान देना है और डिटेल में अभी हम धान फसल के ऊपर बात करते हैं। धान की बात करते हैं। पहला जो चीज है, पहला जो फसल है वो है धान। धान जो है मूल रूप से यदि इसकी स्पीसीज की बात की जाए या इसके मेन कुल की बात की जाए में, वो है हमारा ओराइजा जेनस। ओराइजा जेनस के अंतर्गत, ओराइजा जेनस इसका मेन स्पीसीज है। मेन जो ओराइजा जेनस स्पीसीज है इसमें 24 प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं, 24 स्पीसीज। मगर आउट ऑफ 24 स्पीसीज केवल 2 स्पीसीज ऐसे हैं जिसको मानव मात्र खाने के लिए उपयोग करते हैं। बाकी जो है वो जंगली धान के रूप में जाने जाते हैं और सामान्यतः इसको प्राणी या मानव जगत में इसको खाद्यान्न के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता। तो ओराइजा जेनस जो है इस कुल के अंतर्गत इसमें 24 स्पीसीज हैं और इन 24 स्पीसीज में मात्र 2 स्पीसीज, अर्थात पहला है ओराइजा सटीवा और दूसरा जो स्पीसीज है उसका नाम है ओराइजा ग्लेबरिमा। ओराइजा ग्लेबरिमा, ये इस तरीके से। ओराइजा सटीवा ये मूल रूप से पूरे विश्व में उगाया जाता है और ओराइजा ग्लेबरिमा जो है ये साउथ अफ्रीका में उगाया जाता है। ये जो धान की जो प्रजाति है ये केवल साउथ अफ्रीका में उगाया जाता है, लेकिन बाकी जो ओराइजा सटीवा है पूरे विश्व में क्या किया जाता है? धान की फसल के रूप में लिया जाता है। तो ओराइजा सटीवा मेन कुल है किस चीज का? धान का। अब ये जो ओराइजा सटीवा है, ओराइजा सटीवा के 3 प्रकार होते हैं। ये जो धान है, हम अभी धान के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका पूरा बॉटनिकल जो स्पेसिफिकेशन है उसको लेते हुए चलें। तो ओराइजा सटीवा जो पूरे विश्व में लिया जाता है, इस ओराइजा सटीवा के 3 प्रकार होते हैं, अर्थात विश्व में 3 प्रकार से ओराइजा सटीवा का क्या होता है? कल्टीवेशन किया जाता है मूल रूप से। इनमें पहला जो होता है, पहला जो नाम है वो है इंडिका राइस। इंडिका राइस। दूसरा जो होता है वो है जैपोनिका राइस और तीसरा जो फसल होता है वो है जावानिका राइस के नाम से जाना जाता है। इंडिका राइस जो है वो क्या रहता है? इंडिका राइस ऐसे हैं जो उष्णकटिबंधीय एरिया पर होते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्थात जहां पर गर्मी हो, गर्मी के साथ साथ कुछ क्षेत्र में थोड़ी नमी वाली एरिया रहे, थोड़ा ठंडा एरिया रहे, फिर थोड़ा सा गर्मी वाला एरिया रहे, अर्थात कटिबंध ऐसे छोटे छोटे ट्रॉपिकल एरियाज में जो बटा रहता है। तो भारतीय महाद्वीप का जो एरिया है और खासकर एशिया का हम कह सकते हैं, उनमें इंडिका राइस क्या किया जाता है? उगाया जाता है। ये इंडिका राइस जो रहता है इसके ये देर से परिपक्व होती है, तना लंबा होता है और मूल रूप से भारत में उगाया जाता है। तो इसका प्रोडक्शन कहाँ किया जा रहा है? भारत में उगाया जा रहा है। ठीक है, तना लंबा होता है और दूसरा है परिपक्वता अधिक होती है। परिपक्वता अवधि लंबी होती है, इस तरीके से। तो ये इंडिका राइस की बात कर रहे हैं हम। जापोनिका राइस ये मूल रूप से जापान में उगाया जाता है। तना इसका छोटा होगा, तना छोटा होता है और परिपक्वता अवधि लंबी नहीं है, ये शीघ्र परिपक्व हो जाता है, अर्थात बहुत जल्दी ये
2.5 से 3 महीने में ही ये फसल लगाने के बाद काटने के लायक हो जाता है। तो ये जो राइस है ये जापानिका राइस है, ये शीघ्र परिपक्व होते हैं, ये इस तरीके से। और तीसरा जो है जावानिका राइस, ये इंडोनेशिया में जावा जो द्वीप है उस एरिया पर ये राइस उगाया जाता है। ये जंगली चावल है, जंगली चावल है, इसको सामान्यतः खाने के लिए प्रयोग पर नहीं लाते हैं। तो इस प्रकार से 3 हमारे पास क्या है, राइस के प्रकार हैं। अब इनमें कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम पॉइंट वाइज देखते हुए चलते हैं, और जब वो पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे तो धान के बारे में जो जानकारी है वो जानकारी हमारी खत्म हो जाती है। तो धान जो है वो ओराइजा जेनस, जो इसका मेन जो ग्रुप है वो 24 स्पीसीज होते हैं। 24 स्पीसीज में से केवल 2 स्पीसीज है जो खाने के लिए उपयोग में आया जाता है, ओराइजा सटिवा और ओराइजा ग्लैबरिमा। ओराइजा सटिवा पूरे विश्व के लिए है, जबकि ओराइजा ग्लैबरिमा जो है मूल रूप से साउथ अफ्रीका के एरिया पर होता है। अब ओराइजा सटिवा के 3 प्रकार होते हैं, इंडिका राइस होता है, जापोनिका राइस होता है और जावानिका राइस होता है। इन तीनों को हमें देखना है किस किस देश में पाए जाते हैं, उनके तना के बारे में बात करना है और परिपक्वता अवधि के बारे में बात करना है। अब हमें चूंकि जो कृषि जो पढ़ रहे हैं, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, अपने देश की हम बात कर रहे हैं। तो हमें अभी जो भी चीज हम बात करेंगे वो ओराइजा सटिवा अर्थात इंडिका राइस के ऊपर बात करेंगे। इसमें मेन राइस कौन कौन सा है, हाइब्रिड राइस कौन कौन से हैं, कौन से 2 राइस को हाइब्रिड कराएगा तो तीसरा हाइब्रिड राइस बना है, ऐसे करके इन टॉपिक के ऊपर हम अभी चर्चा करते हैं। तो धान के लिए कुछ कुछ प्रमुख बातें हैं, उन बातों को हमें लिखते हुए चलना है। आप यदि कॉपी में नोट्स बना रहे होंगे तो उसे साथ ही साथ नोट कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये। पहला जो पॉइंट है इस पर कि राइस इनफ्लोरोसेंस को पेनिकल कहा जाता है। पहला जो पॉइंट है, राइस इनफ्लोरोसेंस को किस नाम से जाना जाता है, पेनिकल कहा जाता है। इनफ्लोरोसेंस मतलब क्या होता है, पुष्पक्रम। जब पुष्पक्रम का तात्पर्य यह है कि जब धान क्या होते हैं, धान की बाली लगाई जाती है तो उसमें जैसे ही जो दाने निकलते हैं उनका जो क्रम रहता है वो क्रम हमारा किस नाम से जाना जाता है, पेनिकल के नाम से जाना जाता है। जब पुष्पक्रम से जैसे ही धान की हमने बुआई की है, बुआई करने के पश्चात जो उसका बीज जब बनता है तो उसमें 2 प्रकार की चीजें होती है। उसके ऊपर में एक खोल रहता है, एक कवरिंग पार्ट रहता है और अंदर में चावल का दाना बनता है। तो चावल का जो दाना है और ऊपर का जो खोल है उसे 2 नामों से, 2 अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेम्मा और पिलिया, LEMMA, और एक है पेलिया। लेम्मा का मतलब क्या रहता है, खली को लेम्मा बोला जाता है। पिलिया का मतलब क्या होता है, चावल का जो दाना होता है उसे क्या बोला जाता है, पेलिया कहा जाता है। और ये दोनों का जो योग होता है उसे किस नाम से जानते हैं, हल के नाम से जानते हैं, HULL। और जो हल होता है उसी से एक स्टैटिस्टिकल थिंग निकाला जाता है, हलिंग प्रतिशत। हलिंग परसेंटेज क्या होता है, हलिंग परसेंटेज का मतलब यह है कि जब जैसे ही चावल का उत्पादन होता है तो हम उसके ऊपर में जो मौजूद जो भूसा का हिस्सा है, जो खली पार्ट है, हम उसे नहीं खाते हैं, हम सिर्फ चावल के दाने को खाते हैं। तो जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन से राइस का पार्ट कितना है, राइस ग्रेन का पार्ट कितना है, वोल डिवाइडेड बाई टोटल जो पेडी ग्रेन है, टोटल जो पेडी ग्रेन है उसका जो रेशियो होता है इनटू 100%, यही हमारा हलिंग परसेंट कहलाता है। अर्थात पेलिया डिवाइडेड बाई लेम्मा प्लस पेलिया, इसका जो रेशियो होता है और इनटू परसेंट जब निकाला जाता है, यही परसेंट हमारे किस नाम से जाना जाता है, हलिंग परसेंट के नाम से जाना जाता है। अर्थात कि टोटल जो पेडी ग्रेन है, अर्थात धान के दाने से चावल के कितने दाने निकलते हैं, इन्हीं का जो रेशियो है, यही रेशियो हमारा क्या कहलाता है, हलिंग परसेंट कहलाता है। तो हलिंग परसेंट जो है ये लगभग कितना होता है, हलिंग परसेंट का जो वैल्यू है, ये हलिंग परसेंट का वैल्यू 70 से 75% होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है
कि इस शब्द का तात्पर्य यह है कि 1 kg जो पैडी है अर्थात 1 किलो धान है, इस 1 किलो धान में से लगभग 700 ग्राम जो रहता है वो चावल बनता है और 300 ग्राम जो होता है अप्रोक्सीमेटली ये भूसा बन जाता है। ये तो इन्हीं का जो रेशियो होता है यही हमारा क्या कहलाता है, हलिंग परसेंट कहलाता है। तो ये हमने एक महत्वपूर्ण चीज देखा, हो सकता है हलिंग परसेंट के बारे में यहां पर बात कर दें। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो पूछा जा सकता है आपको, तीसरा वो महत्वपूर्ण पॉइंट है टेस्ट वेट। टेस्ट वेट क्या होता है? टेस्ट वेट शब्द का तात्पर्य है 1000 दानों का वजन, अर्थात धान के 1000 दाने को हमने इकट्ठे किए और 1000 दाना इकट्ठा करने के बाद हमने उसको तराजू से तौल दिया तो उसका वजन कितना आया। तो 1000 दानों का वजन इस क्वांटिटी को ही टेस्ट वेट के रूप में जाना जाता है। और धान का जो टेस्ट वेट होता है, ये टेस्ट वेट कितना होता है? 25 ग्राम होता है साधारणतया। तो ये टेस्ट वेट के बारे में हमने बात किया। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चावल के कुछ प्रमुख प्रकार के बारे में। देखिए अभी हम इसमें चावल की जब बात कर रहे हैं तो हम उसमें कैसे जोताई कर रहे हैं, कब कब पानी दे रहे हैं, इनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम उन सब टॉपिक को किस में पढ़ेंगे? जब मृदा के ऊपर बात करेंगे तब पढ़ेंगे। खरपतवार के ऊपर बात करेंगे तब उसको पढ़ा जाएगा कि कब कब खरपतवार नाशी देना है। जब हम सिंचाई की बात करेंगे तो कब कब कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ जैसे धान के बारे में बात कर रहे हैं तो धान के जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन जो मैक्सिमम जो पूछे जा सकते हैं वो इन टॉपिक से मेनली क्वेश्चन पूछने का है। जैसे फसल उत्पादन या फसल से संबंधित जो बात है तो हम इस टॉपिक को ही ऐसे इसी तरीके से ही जैसे धान का देख रहे हैं ऐसे गेहूं को देखना है, ज्वार बाजरा मक्का सभी का हमें इन्हीं सब पॉइंट को देखना है। तो एक हम डिटेल में धान के ऊपर बात करते हैं, बाकी सभी फसल का जो PDF है वो मैं आपको इसी प्रकार से इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। फिर तो धान में अब कुछ महत्वपूर्ण धान की कुछ वेराइटी है, अलग अलग प्रकार के वेराइटीज के बारे में हम बात करते हैं। धान के डिफरेंट वेराइटी में सबसे पहला जो हाइब्रिड वेराइटी जो आया मार्केट में वो था TN1। TN1 मतलब कि उसका फुल फॉर्म जो है वो है ताइचुंग नेटिव 1 के नाम से जाना जाता है। ताइचुंग नेटिव 1 धान की वो प्रजाति है जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ था, गरीबी और बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा स्थिति थी और साथ ही साथ खाने के लिए खाद्य पदार्थ की कमी हो रही थी। तो उस वक्त धान की इस प्रजाति को क्या किया गया? उपजाया गया। और ये हाइब्रिड मटेरियल था, हाइब्रिड था अर्थात ये कम समय में ज़्यादा अच्छा उपज दे सकता था, इसलिए इसको नाम दिया गया था। चावल के विभिन्न जो वेराइटी हैं उन वेराइटी में पहला वेराइटी जो था वो है TN1। TN1 इसका फुल फॉर्म है ताइचुंग नेटिव 1। इसका उत्पादन किया गया था ताइवान में। ये जो फसल है ये ताइवान में इसका उत्पादन किया गया था। कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसका उत्पादन किया गया। ये पहला है। दूसरा जो बिंदु, दूसरा जो फसल है, अब बहुत सारे ऐसे बैठक होते थे उस वक्त, एग्रीकल्चर को लेकर काफ़ी सारे मीटिंग्स हो रहे थे, बहुत सारे इन्वेंशंस चल रहे थे, तो काफ़ी सारे हाइब्रिड राइस आते जा रहे थे। तो इसी प्रकार जो इंटरनेशनल राइस का जो इंस्टीट्यूशन है मनीला में, तो वहाँ एक राइस उपजाया गया जिसे IR8 के नाम से जाना जाता है। IR8 इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस 8 के नाम से। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में IR36 भी चलता था, मतलब वो इंटरनेशनल राइस 36 नंबर का था। तो ये IR8 जो है इंटरनेशनल राइस 8 के नाम से जाना जाता है और ये IRRI मनीला में इसको बनाया गया था। इस चावल को भारत में सर्वप्रथम ये जो TN1 है, इस TN1 को भारत में सर्वप्रथम किसने लेके आया था? इसे भारत में लाने का जो श्रेय था
जीवी चलम ने 2 किलो राइस 1964-65 में लाया था। भारत में सर्वप्रथम TN1 को सर जीवी चलम ने 1964-65 में 2 किलो राइस जो है IRRI से लेकर आए थे। ये मेन इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में है। IRRI चावल का शोध संस्थान इंटरनेशनली, वहां से 2 किलो धान वो लेकर आए थे। कौन? सर जीवी चलम ने TN1 को भारत लेके आए। अब इनने क्या किया, एक नया राइस बनाया जिसका नाम दिया जाया, जे या जया बोल सकते हैं हम, JAYA। ये राइस कैसे बनाया उन्होंने? जया TN1 को TN141 के साथ में क्या किया? क्रॉस ब्रीड करा दिया। अर्थात ये दोनों जब आपस में क्या हुए, इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इन दोनों चावल का क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया, तब जाकर जया नाम से धान आया मार्केट में। चौथा जो है एक और महत्वपूर्ण था, पद्मा। हम लोग अक्सर ये नाम सुने, जया पद्मा, यह धान की वैरायटी है। तो पद्मा जो है, अच्छा, ये जया का विकास किसने किया था भारत में? डॉक्टर शास्त्री। डॉक्टर शास्त्री ने जया का विकास किया। इन्होंने क्या किया? जीवी चलम के द्वारा लाए गए धान TN1 के साथ क्रॉस ब्रीड किया। किसका? TN141 का। तब एक नए धान की वैरायटी मिली हमें जिसे जया के नाम से जाना जाता है। फिर आया पद्मा। तो पद्मा जो है वो क्या है? जया का विपरीत क्रॉस ब्रीडिंग था। TN1 को जब TN141 से किए तो जया मिला था। इसी प्रकार TN141 को जब TN1 से क्रॉस ब्रीड किया, अर्थात जस्ट अपोजिट कर दिया गया। पहले क्या है, पेरेंट ये था, इसको क्रॉस ब्रीड किया गया तो जया मिल रहा है। अब पेरेंट हो गया 141, TN1 को क्रॉस ब्रीड किए तो कौन सा मिल रहा है हमें? पद्मा। इसी प्रकार से जगन्नाथ एक चावल की प्रजाति है जगन्नाथ। जगन्नाथ जो है वो क्या है? TN141 का उत्परिवर्तित रूप है। उत्परिवर्तित रूप है, अर्थात इसके म्यूटेशन से प्राप्त हुआ है ये चीज। TN141 के म्यूटेशन से हमें ये प्राप्त हुआ। कुछ और महत्वपूर्ण राइस हैं। उन राइस के नाम यदि आप जैसे लिखना चाहेंगे कि डीप वाटर राइस जो है, डीप वाटर राइस का मतलब क्या होते हैं? ऐसे चावल जो पानी के अंदर अर्थात या पानी वाले जगह पर होते हैं। तो पानी वाले जगह पर होने वाले राइस हैं चकिया 59, मधुकर, जलमग्न, इस प्रकार से। छठवां है डीप वाटर राइस। तो डीप वाटर राइस में चकिया एक महत्वपूर्ण है, जलमग्न ये भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। डीप वाटर राइस के पश्चात है महत्वपूर्ण है सेंटेड राइस। सेंटेड राइस मतलब सुगंधित चावल। सुगंधित चावल, तो सुगंधित चावल के उदाहरण कौन कौन से हैं? सुगंधित चावल के उदाहरण है साबरमती, बासमती 370, इसके उदाहरण है साबरमती, बासमती 370। इसी प्रकार से कर्नल लोकल, देहरादून बासमती, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये कुछ हमारे वैरायटी हैं चावल को लेकर। इतने को देखने में कम से कम चावल के 8-10 प्रजाति के बारे में तो हमें नाम याद हो गया होगा कि क्या क्या है करके, और इन प्रकार की चीज़ों को देखेंगे तो हो सकता है काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाए। तो थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल पॉइंट इसमें बताया गया है चावल का। जैसे ये चीज़ आपने चावल के बारे में देखा, बिल्कुल सेम इसी प्रकार की स्टडी हमें किसके बारे में करनी होती है? करनी होगी गेहूं के लिए या अन्य जो रबी और खरीफ जो फसल है, कम से कम 5-5, 7-7 मेन फसल के इस प्रकार की स्टडी हमें करके रखना है। एक स्टडी हमने अभी वीडियो के माध्यम से देखा है, तो बिल्कुल इसी प्रकार के पॉइंट को एक एक पेज में हर एक फसल का मैं नोट डाउन करके वीडियोस के रूप में हम उसमें ले आएंगे और आप उसे PDF के रूप में देख सकते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और चावल उत्पादन की हम बात करें तो पूरे विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है जापान में। चावल उत्पादन जापान में होता है 58 क्विंटल पर हेक्टेयर, जबकि भारत में जो है लगभग 20 क्विंटल
पर हेक्टेयर उत्पादन होता है। ये काफ़ी अंतर है। हमारे देश में चावल उत्पादन कम क्यों होता है? उसका कारण है सही तरीके से सिंचाई का साधन न मिलना, वैज्ञानिक पद्धति से खेती न करना, सही उर्वरक का उपयोग न करना, प्रतिवर्ष अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने के कारण जमीन की उर्वरता में कमी आ जाना। तो ये सब बातें जो है वो चावल या कोई भी फसल के उत्पादन को घटाने में ये फैक्टर हैं, रिड्यूसिंग फैक्टर है। तो ये चावल के बारे में हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा पॉइंट था। अगले क्लास पर हम इससे आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।